नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। स्कूलों में बच्चे बिना किताब के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। नया सत्र शुरू होने के बाद भी बच्चे पुरानी किताबों को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। शासन और बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को हर साल की तरह इस बार भी किताबें नहीं मिल पाई। शासन ने 1 जुलाई तक किताबें बच्चों को देने के आदेश दिए, लेकिन 13 जुलाई होने के बाद भी बच्चों के हाथ खाली हैं। हाल फिलहाल एक किताब से 3-4 बच्चों को बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि अभी नई किताबें नहीं आई और ये पुरानी किताबें पहले के छात्रों से ली गई, तो कुछ ही किताबें उपलब्ध हो पाई हैं। इसके चलते मजबूरी में हम लोगों को किताबें शेयर करके पढ़ाई करनी पड़ रही है। बच्चों ने कहा कि किताबें नहीं होने से काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि किताबें सिर्फ विद्यालय में ही उपलब्ध होती है। हम इन्हें घर नहीं ले जा सकते। किताबें नहीं होने से घर से पढ़ाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत समस्या हो रही है। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। किताबें तुम लोगों को मिली है कि नहीं साल की? मिली है। पुरानी किताबें हैं? हाँ, अच्छा, पुरानी है। पुरानी किताबें। तो किस किस सब्जेक्ट की मिली है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस यही मिली है। मिली हुई है। नई किताबें अब नहीं आई? नहीं। मिली है? हाँ, किस किस चीज की मिली है? हिंदी की। हिंदी किस की लिए? मिली है। और किताब नहीं मिली है? मिली है कि पुरानी किताबें मिली? पुरानी। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हो? मैडम जी पढ़ा रही हैं? हाँ। दिक्कत होती है पुरानी किताब से? नहीं। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों को खुले काफी दिन हो गए और सरकार बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का दावा कर रही है, लेकिन आजमगढ़ नगरीय क्षेत्र में अभी तक बच्चों को किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। विद्यालय की अध्यापिकाओं का कहना है कि किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन हम पिछले साल के बच्चों की कुछ किताबों को एकत्रित कर इन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किताब इस सत्र की वो बटी है, पुराने सत्र की बाटी है? सत्र के गए बच्चों। तो ये कब की किताबें हैं? ये 21-22 में बांटी है। 21-22 की बाटी है। जी। 22-23 चल रहा है। जी। तो क्या इस बार कुछ कारण पता लगा कि क्यों किताबें आ पाई हैं? कुछ विभाग की तरफ से बताया गया आपको? अभी कोई जानकारी नहीं। नहीं। तो पुराने सत्र की कौन कौन सी किताबें बच्चों को बांटी गई? कलरव, हमारा परिवेश, संस्कृत और गिनतारा। तो मतलब सभी किताबें अभी सभी किताब, हाँ, पुरानी किताब 21 की सभी मिल गई है। अच्छा, वही बांटी गई है। कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? 43 बच्चे। और सभी बच्चों को किताबें दी गई? जी। नहीं, नई किताबें तो नहीं मिली है, लेकिन पुरानी किताबें जो बच्चे पास आउट हैं उनकी किताबें हम रखवा लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। लेकिन सभी किताबें तो बच्चों को नहीं मिल पाई? नहीं ना, तो सही सारी किताबें भी नहीं है, और बच्चों की संख्या भी अलग होती है ना। जैसे मान लो जो 5th क्लास में 4 ही बच्चे थे, और अब जो है अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो 4 ही किताबें मिल पाएंगी, बाकी को नहीं। तो कितनी प्रभावित हो रही है शिक्षा बच्चों की? हाँ, थोड़ा तो प्रभावित होती है। हम मतलब जो पढ़ाते हैं और लिखाते तो है, बोर्ड से बच्चे उतार लेते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ? यहाँ तो 2 स्कूल चलता है, मेरे स्कूल में 53 बच्चे हैं। सबकी उपस्थिति रहती है? नहीं, उपस्थिति तो कम रहती है, 60 से लेके 80 के बीच में रहती है। कितने और क्या आपको यहाँ समस्या आती है? जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ कुछ दरवाजे की समस्या आती है। हाँ, खिड़कियाँ तो थोड़ा लूज हो गई हैं, तो बुला के उसको सही करवा रहे हैं। फैंस की हैं, फैंस मतलब चल नहीं रहे, जले हुए हैं सब, तो उसको सही करवाना है। और पानी की समस्या तो सॉल्व होगी, सफाई की है। पर रसोइयों से ही करवानी होती है, तो रसोइयाँ कहती है कि हमारा काम है खाना पकाना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। अगर सफाई कर्मी रहते हैं तो फील्ड वगैरह सब आराम से साफ हो जाती। सर अभी तो नहीं बेटी, पुरानी बुक से हम लोग काम चला रहे हैं और उसी से अभी टीचर्स हमारे लगे हैं, पढ़ा रहे हैं उसी बुक से। लेकिन जैसे पुरानी बुक्स आप दे रही हैं, सभी बच्चों को तो बुक नहीं मिल पाई? नहीं, सभी बच्चों को नहीं हो पाई है। तो कितनी पढ़ाई में दिक्कत होती है, बच्चों को समझाने में दिक्कत होती है? सर लगभग तो 25% तो अफेक्टेड होते ही हैं सब। होते ही है, क्योंकि पुरानी किताबें सभी बच्चों को मिली नहीं है। और ऐसे बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो किताब ना होने से बड़ा नुकसान होता है। हाँ, वो तो है सर। तो क्या मांग है सरकार से जल्द से जल्द दिया है? बुक जल्दी से जल्दी दे दें सर।
वहीं इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह का कहना है कि किताबों के किराए का टेंडर लखनऊ से होता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में विलंब हुआ, लेकिन 1-2 दिन में कुछ किताबें आ जाएंगी जिससे हम उसका वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 लाख किताबों के सापेक्ष 1.5 लाख किताबों के क्रय की व्यवस्था पूरी कर ली गई, वो जल्दी आ जाएंगी। तो हमारा सत्र 22-23 है। इस सत्र में किताबों के लिए हम लोगों ने क्रयादेश जारी कर दिया है। चूँकि किताबों का टेंडर प्रदेश स्तर से होता है, टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव आदि की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा था, लेकिन वहाँ से अब पूरा हो चुका है। कल अपने यहाँ जनपद की प्रथम चरण की किताबें लगभग 1 ट्रक 2 लाख के करीब किताबें आ गई हैं। हमने किताबों के आने पे उसके सत्यापन की और उसकी ढुलाई की व्यवस्था कर दी है। यथाशीघ्र सत्यापित करा के विद्यालयों में किताबों को पहुँचाने जाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चूँकि अभी 30 लाख के सापेक्ष 1.5 लाख के करीब पुस्तकें आई हैं, तो अभी थोड़ा सा अभी शुरुआती चरण है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत जल्द वितरण करेंगे। जुलाई माह के अंत तक हो जाएगा या अगस्त तक कर सकते हैं? अब जैसे जैसे आपूर्ति होगी, आपूर्ति के ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स अपनी उपलब्धता के हिसाब से भेजते हैं लोग किताबें। तो जैसे किताबें आ जाएंगी, हम लोग अपनी मैकेनिज्म इस तरह का डेवलप कर रहे हैं कि विदिन 4 और 5 डेज में उन किताबों को संबंधित विद्यालयों को भिजवाने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, पुरानी किताबों इस बार जो हम लोगों को निर्देश मिले थे, चूँकि टेंडर की प्रक्रिया में कुछ वहाँ समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो हम लोग को निर्देश मिला था कि जो पिछले वर्ष के बच्चे के वो अपने विद्यालयों में रहे, उनके पास हमारी किताबें सुरक्षित हैं, उन किताबों को रखवा के, और जो बच्चे हमारे नए कक्षाओं में जाने हैं उनको प्रोवाइड करके तब तक का पठन पाठन सुचारू रूप से चलाया जाए। और ये हम लोगों ने प्रत्येक विद्यालय में किया है और ये काम उसी के माध्यम से कराया जा रहा है। राजघाट शमशान घाट पर नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा प्रतीक्षालय निर्माण कराने व बरगद के पेड़ को काटने के विरोध में भारत रक्षा दल ने नगरपालिका प्रशासन व संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल व थाना प्रभारी कोतवाली आजमगढ़ को दिया। मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि नगरपालिका परिषद आनन फानन में सरकारी धन बर्बाद व बंदरबाट करने के लिए अनावश्यक निर्माण करवा रही है। राजघाट पर पहले से ही जिला पंचायत द्वारा एक बड़ा हाल प्रतीक्षालय के लिए बना हुआ है। परिजन उस हाल से ज्यादा पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। उसी को देखते हुए घाट पर कई पेड़ लगाए गए जो बड़े होकर छाया दे रहे हैं। उन पेड़ों के नीचे भारत रक्षा दल द्वारा कुर्सी बेंच आदि लगवाया गया। हर साल घाट की चूनाकली व छोटी मोटी मरम्मत की जाती है। अब नगरपालिका द्वारा बिना जरूरत के नदी के बाढ़ क्षेत्र में प्रतीक्षालय बनवाया जा रहा है। इनका मकसद जनता की सुविधा नहीं, धन की बंदरबाट करना है। अपने कमीशन के चक्कर में ये लोग वहां 10 से 12 साल के तैयार बरगद आदि के पेड़ों को काट दिए। जब इसका निर्माण शुरू हुआ तभी हम लोगों ने अनुरोध किया कि यहाँ प्रतीक्षालय की जरूरत नहीं, कुछ अन्य सुविधाएं बढ़ाइए। साथ ही जहाँ ये प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं वो स्थान हर साल पानी में डूब जाता है, बारिश में गिर जाएगा और इस निर्माण से पेड़ भी कट रहे हैं। लेकिन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। इनके न सुनने पर इनके विरुद्ध अपर जिलाधिकारी प्रशासन को पत्र भी दिया गया। बावजूद इसके पेड़ को काट दिया गया। पीपल, बरगद आदि के पेड़ संरक्षित पेड़ों की सूची में आते हैं जिन्हें बहुत आवश्यक होने पर वन विभाग से अनुमति लेने के उपरांत ही काटा जा सकता है। लेकिन नगरपालिका को नियम कानून पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। नगरपालिका के ईओ और अध्यक्ष को निर्माण में कमीशन दिखाई दे रहा है। इसके विरुद्ध उन्होंने मुख्यमंत्री के पोर्टल व थाना कोतवाली को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र संबंधित ठेकेदार व नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया। अब हमें कार्रवाई का इंतजार है। देख रहे हैं कि नगरपालिका प्रशासन जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ प्रतीक्षालय का निर्माण करवा रहा है। अब विगत 10-12 वर्षों से जो पूरी जनता भारत रक्षा दल परिवार पेड़ लगाए थे, एक देखिए जिला पंचायत के द्वारा वहाँ बना हुआ है प्रतीक्षालय, वहाँ लोग न बैठ के पेड़ों पे पेड़ के छाए में बैठते थे। आज स्थिति ये है कि बाढ़ के क्षेत्र में एक तो प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, वो भी पेड़ काट दिए 10-12 साल के। आप जानते हैं कि पीपल और बरगद का पेड़ संरक्षित माना जाता है, इसको काटने के लिए अनुमति ली जाती है, लेकिन ये इन्होंने पूरे कानून का धज्जियाँ उड़ा दिए हैं नगरपालिका प्रशासन। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और थाना कोतवाली प्रभारी के ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराने हेतु हमने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब हमको इंतजार है। ये देखिए, आप राजघाट पे जाके देखिए जहाँ बन रहा है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ हर अधिकारी से, हर नागरिक से, आप जाके देखिए जहाँ ये बनवा रहे हैं वहाँ बाढ़ का से डूबा रहेगा। बताइए कै दिन चलेगा? केवल कमीशन खोरी की ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष की ये कमीशन की मारामारी है।
इतना अन्याय मत करिए। कम से कम आपको आखिरी में वहीं जाना, कम से कम वहाँ तो ईमानदारी बरतिए। भारत रक्षा दल और जनता द्वारा वहाँ कुर्सी लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती, पानी की व्यवस्था की जाती है। अरे आपको पैसा लगाना था, जो जिला पंचायत द्वारा बनवाया गया था टूटी फूटी हुई थी, उसी को आप संरक्षित कर देते। तो अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और जो थाना कोतवाली प्रभारी का ऑनलाइन हम लोगों ने आवेदन किया है, बस अब उनके इंतजार है कि क्या वहाँ से समाचार। वहीं राजघाट पर तैयार हरे भरे पेड़ को काटे जाने से आम आदमी व बुद्धिजीवियों में भी आक्रोश दिखाई दिया। लोगों का कहना था कि एक तरफ सरकार पेड़ लगाने पर जोर दे रही है तो यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यहाँ देख रहे हैं कि हरा पेड़ सरकार गवर्नमेंट लगा रही है, हरा पेड़, यहाँ हरा पेड़ कट रहा है। हरा पेड़ काट के क्या बनाया जा रहा है? ये तो हरा पेड़ काट के मतलब क्या बन रहा है, मतलब हरा पेड़ काटने का हो सकता है, जगह तो बहुत बनवाना चाहिए, लेकिन हरा पेड़ काटना एकदम नाइंसाफ़ी है। इसको काटना ही नहीं चाहिए। पहली बात जगह बहुत अलग से बनवाना चाहिए। गवर्नमेंट जो है लगाने के लिए पेड़ कर रही है, ये कटवा रहे हैं, क्यों कटवा रहे हैं, कौन कटवा रहा है इसको सरकार को पूछना चाहिए कैसे है, कौन कटवा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि इसका विरोध हो? बिल्कुल विरोध होना चाहिए। राजघाट पे जो विश्राम गृह एक सार्थक पहल है, विश्राम गृह होना चाहिए, पहले से है उसे, लेकिन हरे पेड़ों को काट के विश्राम गृह बनाना, ये तो मैं इसके सरासर समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि हरे पेड़ को एक पेड़ को शुरू से और हरे भरे पेड़ों में बनने तक में करीब 10 वर्षों का समय लगता है। तो हमें जहाँ तक भी संभव हो हरे पेड़ों को बचाना है। तो अगर, और जैसा कि आपने बताया भी है कि वहाँ ऑलरेडी एक विश्राम गृह है, तो हमारे हिसाब से अगर उस विश्राम गृह का जीर्णोद्धार किया जाए तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा पहल होगा। इससे हम वातावरण और इन्वायरमेंट और बिना किसी पेड़ पौधों को काटे भी उसके जीर्णोद्धार से हमें ज़्यादा अच्छा, और एक विश्राम गृह जो जगह पहले से ही उसके लिए अलॉटेड है उसको अच्छे से हम वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसको कहीं अलग बनाना है तो हमें ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ हमें वातावरण और ये जो हमारा एक तरह से इन्वायरमेंट है या हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। और पेड़ों को हरे भरे और बड़े पेड़ों को काटना तो कहीं से भी एक विश्राम गृह के लिए, क्योंकि विश्राम तो सबसे अच्छा पेड़ों के नीचे ही है, तो आज एक पेड़ को काट के और विश्राम गृह बनाना, ये तो हमारे हिसाब से मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। और आगे मैं ये चाहूँगा कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, विश्राम गृह भी बन जाए और हमारे हरे भरे पेड़ों को नुकसान भी ना पहुँचे। कि हरा पेड़ काट के विश्राम गृह बनाना, विश्राम गृह तो बनाया जा सकता है, लेकिन जगह अगर वहाँ है तो फिर हरा पेड़ काटने की क्या ज़रूरत है? तो हरे पेड़ को काट करके विश्राम गृह बनाया जाना यह उचित नहीं है। जगह नहीं होता तो आप काट करके बनवाते तो समझ में आता। पुराना विश्राम गृह व्यवस्था में अगर पुराना है विश्राम गृह तो फिर उसको मरम्मत भी कराई जा सकती है ना, मरम्मत करा दिया जाए, और आगे बनवाना है तो जहाँ जगह है वहाँ पे बनवाया जाए, लेकिन हरे पेड़ काट करके न बनवाया जाए, क्योंकि सरकार हर पेड़ लगवा रही है और एक तरफ पेड़ काटा जाए, यह उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पर अभिलेखों में हेराफेरी कर जाफरपुर गांव में एक पोखरी पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और एसडीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की कि जांच कर पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में एक पोखरी है। आरोप है कि जाफरपुर गांव में स्थित पोखरी सैकड़ों वर्ष पूर्व में स्थित है। इस पोखरी में सिंघाड़ा बोया जाता था। यही नहीं, वर्ष 2010 में मनरेगा के तहत उस पोखरी की खुदाई भी कराई गई। पिछले सप्ताह मामले ने तब तूल पकड़ा जब लेखपाल के साथ पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पोखरी पर कब्जा करने के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद से ग्रामीण पूर्व विधायक पर पोखरी पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर समाजवादी पार्टी सरकार में अभिलेखों में हेराफेरी कर पोखरी पर अपना हक जता रहे हैं। गांव के प्रधान जगदीश्वर यादव का आरोप है कि पूर्व विधायक उनके गांव की ही पोखरी जो सैकड़ों वर्षों से है उस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वो अभिलेखों में हेराफेरी किए, जबकि वर्ष 2010 में पोखरी में मनरेगा के तहत कार्य भी हुआ था। हम सभा जाफरपुर के पोखरी का मामला लेकर डीएम साहब के यहाँ आए हैं। क्या है पूरा मामला बताइए। उसमें मामला यह है कि कुछ भू माफिया लोग हैं जो बृजलाल सोनकर द्वारा उसको कब्जा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह है वो पोखरी वो काबिज है। ये लोग कौन हैं? ये बृजलाल सोनकर है। क्या है ये पूर्व विधायक है। किससे? सपा से।
बार बार हमको धमकी भी देते हैं, हम इसको आपको अथवा मुकदमा करा देंगे, जान से मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोज धमकी देते हैं। क्या ये सरकारी गढ़ी है? जी, बहुत पुरानी गढ़ी है। समाज की वो तो कहते हैं कि हमारी भूंदरी है। तो भूंदरी अवैध तरह से करा लिए हैं सर जी। उस पर सिंघाड़ा पहले रोपा जाता था ना, पानी का जो पहले पट्टा होता था, उसी पट्टे के आधार पे वो अपना करा लिए हैं। तो क्या उस पर मनरेगा के तहत? मनरेगा 2010 में मनरेगा के तहत उस पर काम भी हुआ। काम हुआ, सरकार लाए हैं? हाँ लाए हैं, जॉब कार्ड है। तो कहाँ आपने शिकायत की? हम लोग DM साहब को, DM को और SP साहब को देंगे। मुख्यमंत्री पोर्टल पे? मुख्यमंत्री कल हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं जिसमें पानी बहे उसमें पानी बहे और उसको सुंदरीकरण हो जाए। हाँ, तो इसके लिए अपने शासन से सुंदरीकरण के लिए कुछ? हाँ वही, हाँ उस पर देंगे हम शासन से। वहीं SDM सदर का कहना है कि ग्रामीणों ने पूर्व विधायक पर पोखरी पर कब्जे करने को लेकर शिकायत की है। मामले की आज जानकारी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि पोखरी काफी पुरानी है और उसमें सिंघाड़ा बोया जाता था। गांव के ग्राम प्रधान ने बताया कि पोखरी 12 वर्ष पूर्व मनरेगा के तहत कार्य भी हुआ है। इस प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भी मेरे संज्ञान में आया कि ग्राम जाफरपुर में श्री ब्रिजलाल सोनकर जो पूर्व विधायक हैं, इनके विरुद्ध कुछ लोगों ने महिलाओं सहित अभी ज्ञापन सौंपा है कि वो पहले ज़मीन जो ब्रिजलाल सोनकर के नाम पे है, वो पूर्व में पहले पोखरी रही है और लोग उसमें सिंघाड़ा वगैरह बोते रहे हैं। प्रधान द्वारा अवगत कराया गया, उसमें मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य किया गया है। तो अभी भी मेरे संज्ञान में आया, इस प्रकरण की विधि सम्मत तथ्यात्मक जाँच करा करके आवश्यक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर ने नरौली स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 1992 से पोखरी के कागजात उनके पास हैं। पहले पिता चाचा का नाम था, अब मेरा नाम है। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान औने पौने दाम में ये जमीन मुझसे खरीदना चाह रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं बेचूंगा। कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत इसमें विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। मेरी एक जमीन जाफरपुर गाँव में करीब 45 बिस्वा है, पुश्तैनी भूमिधरी जमीन है मेरी। और इस ज़मीन पर मेरे आजा परपाजा का नाम था, मेरे पिताजी और चाचा का नाम था। उनकी मृत्यु के बाद मेरा नाम आ गया और ज़मीन पड़ी हुई थी। चूँकि आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि मेरा पूरा परिवार पूना रहता है, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। मेरी तमाम ज़मीन पड़ी हुई है, 4-5 मौजा में है मेरे पास ज़मीन है। तो ये ज़मीन मेरी पड़ी हुई थी, वहाँ से मुझे कोई उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा उस ज़मीन को मैं बाउंड्री करूँगा। इसका मैं 2014 में सर्वे करवाया था, फील्ड बुक बनवा लिया था, पक्की पैमाइश करवा लिया था। अब पत्थर नस्ब करके मैं चाह रहा था कि बाउंड्री कर दूं। और बाउंड्री करने के लिए जब मैं यहाँ से गया तो मेरे साथ पूरा माल मटेरियल गाड़ी अपना लेकर के मैं गया था, लेबर लेके गया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे रोकेगा, क्योंकि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है और सब जानते हैं। यहाँ तक कि वहाँ का ग्राम प्रधान जो औरतों और मर्दों को उकसा करके ले आया था, उससे भी लोगों ने बाहर से पूछा फ़ोन करके कि भाई क्या बात है, क्या ज़मीनिया तो है उनकर, बाकी हम घेरे ना थे। तो उसमें हमें जो पता चला, सच्चाई ये है कि वो ज़मीन का धंधा करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़मीन औने पौने मुझे मिल जाए। मैं खुद बिल्डर हूँ, मेरे 4 बेटे इंजीनियर हैं, एक अमेरिका से, रसिया से, 2 इंडिया से। मेरे खुदा इंजीनियर हैं, मैं ज़मीन का धंधा करता हूँ, तो मैं औने पौने में क्यों दे दूँगा? मुझे उचित कीमत मिलेगी, जो देगा उसको दे दूँगा। इसलिए वो डिस्टर्ब करने के लिए, प्लस मुझे लगता है कि किसी की साजिश भी है कि पीछे से इनको परेशान करो, ये चुनाव लड़ने वाले हैं, इनकी इमेज खराब करो। ये 2 उद्देश्य है उनका, मुझे दबा करके प्रॉपर्टी लेना कम से कम कीमत में, और दूसरा मैं अपनी इमेज के डर से उनकी बात मान जाऊंगा, इस भावना से वो ये सब कृत्य कर रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ से अम्बेडकर पुतले तक गए, SDM साहब के पास वो गए हैं। मैं वहाँ पर था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि SDM साहब ने कहा भाई क्या है, तो कागज वगैरह है तुम्हारे पास, लेके आओ। तो कोई कागज उनके पास तो है ही नहीं। अरे एक प्रॉपर्टी का 2 कागज तो होगा नहीं, एक ही कागज होगा, या तो उनका होगा या तो मेरा होगा। तो मेरा जो था, मैंने सब कागज वगैरह दिखा दिया सारे अधिकारियों को, वो लोग संतुष्ट हो गए। उनसे कागज मांगा गया तो एक एप्लीकेशन दे के चले आए और SDM साहब ने भगा दिया। मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा नहीं तुम लोग भागो, जब तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है तो वहाँ जबानी क्या चलेगा, जबानी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मुझे आश्वासन मिला है कि आपका कागज पत्र सही है। 1952 से मेरे पास कागज है, मेरे पिताजी और चाचा जी का नाम है। और एक बात बता दूं, मेरे चाचा जी, पिताजी 2 भाई थे, चाचा को कोई औलाद नहीं है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे में 30 जून गुप्त नवरात्रि से
24 लाख गायत्री महामंत्र जप की पूर्णाहुति। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न हुई 251 वेदी यज्ञ, 365 पौधों का वितरण और रोपण। प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार के रूप में महापुरुषों से संबंधित पुस्तकें, मंत्र लेखन और पौधे प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य शोक जगत का परिशोधन, आत्म कल्याण से लोक कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः की रही। शिक्षाविद, प्रखर व्यक्तित्व, समाज सेविका माला देवी द्वारा धर्म ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर समाज सेवी अभिषेक जायसवाल दिनों भी उपस्थित रहे। इस दौरान उषा शर्मा ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित श्रीराम शर्मा की भूमिका समाज निर्माण में क्या रही बताते हुए कहा कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक से लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। उन्होंने अखंड ज्योति अनेक साहित्य के माध्यम से विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात कर लोगों का पथ आलोकित किया। धर्माचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जिन्होंने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की विचार क्रांति अभियान के माध्यम से उतारने की कल्पना नहीं कह सकते हैं, उन्हें चरितार्थ किया और कर रहे हैं। और आज व्यास पूर्णिमा का दिन है, तो जिसमें पूर्व से ही 30 जून से गुप्त नवरात्रि के दिन से 24 लाख गायत्री महामंत्र का यहाँ पर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूक्ष्म जगत का परिशोधन होता चले और नवयुग का वातावरण बनता चले। और पूज्य गुरुदेव ने अनेकों ग्रंथ लिखे। अखंड ज्योति की पहली उसमें पंक्ति उन्होंने लिखा कि संदेश नहीं मैं सर्वलोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने है। यानी अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा जानते हैं। मनुष्य के विचार बदलते हैं तो देव बन जाता है, मनुष्य के विचार कलुषित होते तो दानों की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर अनुष्ठान के साथ साथ में 200 लगभग 51 विधि सूक्ष्म यज्ञ आपने देखा होगा। अग्निहोत्र की परंपरा पुनः घर में प्रारंभ हो और जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे, क्योंकि हम यज्ञ से दूर होते हुए चले जाते हैं। यज्ञ को देव संस्कृति का पिता कहा गया है, तो यज्ञ से हम दूर न होने पाए, क्योंकि ब्रह्मा ने मनुष्य को उत्पन्न करने के साथ यज्ञ को उत्पन्न कर दिया था। हम यज्ञ का पोषण करें, यज्ञ हमारा पोषण करेगा। इस निमित्त ये सूक्ष्म यज्ञ यहाँ पर हुआ 251 वेदी और पौधों का वितरण हुआ। हम प्रकृति के करीब रहे, प्रकृति के हम कर्जदार न रहे, जितना हम उससे लेते उससे कई गुना ज्यादा हम देने की भावना रखें। तो यही सब सारे कार्यक्रम है। बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे जो हमारे नवयुग के आधार नवयुग की पीढ़ी है, उनके लिए उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित तिपैया वाहन स्टैंड संचालक की मनमानियों पर रोक लगाने सहित 6 सूत्रीय ज्ञापन श्री दुर्गा जी शहर ऑटो चालक सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को रेल मंत्री नई दिल्ली को संबोधित पत्रक डीएम को सौंपा गया। समिति के चालकों ने बर्दाश्त नहीं करेंगे रेलवे वाहन स्टैंड संचालक की मनमानी जैसी तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद एक पत्रक स्टेशन मास्टर को भी सौंपा गया और अराजकता पर लगाम लगाने की मांग की गई। सौंपे गए पत्रक में अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के परिसर स्थित वाहन स्टैंड में धड़ल्ले से जबरिया मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि मानक से अधिक शुल्क मांगने पर जब वाहन स्वामियों द्वारा आपत्ति की जाती है, वाहन स्टैंड के कर्मियों द्वारा प्रतिदिन गाली गलौज, तू मैं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस आशय की शिकायत की जांच जब संगठन ने की तो पाया कि तिपैया वाहन का शुल्क जो कि नियमानुसार 10 रुपए निर्धारित है, जबकि स्टैंड संचालक द्वारा 10 रुपए के बजाय जबरिया 20 रुपए वसूला गया, जिसको लेकर जब आपत्ति की गई तो उन लोगों द्वारा मारपीट की नीयत बन गई। 3 पहिया वाहन स्टैंड के कर्मियों द्वारा जो रवैया अख्तियार किया गया वो असभ्य है। उन लोगों द्वारा स्टेशन मास्टर का भी नाम जोड़कर पूरे रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था को भी चुनौती दी जा रही है, जिस पर हमें आपत्ति है। उक्त पूरे मामले का वीडियो भी संगठन के पास मौजूद है। उक्त स्थिति का स्थलीय अवलोकन कराते हुए आवश्यक कदम उठाया जाना अत्यंत जरूरी है। मामला ये है, रेलवे संबंधित है। रेलवे पे एक ठेकेदार द्वारा स्टैंड ठेका पे लिया गया है, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 रुपये में 24 घंटे, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि 20 रुपया ले रहे हैं। रसीद भी फर्जी दे रहे हैं, रसीद पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई शुल्क उस पर अंकित नहीं है, और ना देने पे हमारे ऑटो चालक, रिक्शा चालक बंधु के साथ मारपीट पे आमादा हो जा रहे हैं, झगड़ा करने पे उतारू हो जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, आए हैं यहाँ माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ, इनके द्वारा माननीय रेल मंत्री को ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि इस अवैध वसूली को तत्काल जो है बंद किया जाए। अगर ये बंद नहीं होता है तो हम लोग जो है हड़ताल धरना करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी, अन्यथा उसको जो टेंडर दिए हैं उसकी पर्ची पे रजिस्ट्रेशन नंबर डलवाएं,
उसके बाद जो शुल्क लेना है उसको तय करके उस शुल्क उस पर दर्शाया जाए कि कितना है शुल्क, उसके बाद काटी जाए रसीद, अन्यथा रसीद उसको जो है रद्द कर दिया जाए। अगर ऐसा ना होता तो उसको रद्द कर दिया जाए। एक तरफ सरकार की तरफ से गरीबों व जरूरतमंदों को राशन के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी राशन को ही चूना लगा दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला है आजमगढ़ जनपद के सगरी तहसील के महाराजगंज ब्लॉक के लेडूपार के गढ़चौबे के पीड़ित ग्रामीण लामबंद होकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के कोटेदार सुधाकर चौबे काफी दबंग किस्म के हैं और गरीब कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 से 2 किलो कम राशन देते हैं। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो गाली गलौज और धमकी देकर भगा देते हैं और ये भी कहते हैं कि जहां चाहे जाओ शिकायत कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस संबंध में कई बार सगरी तहसील पर एसडीएम के यहाँ भी शिकायत की गई। एसडीएम की तरफ से जिला पूर्ति अधिकारी को जांच के लिए कहा गया। जिला पूर्ति कार्यालय की जांच में भी कोटेदार की कई कमियां सामने आई, लेकिन इसके बाद भी कोटेदार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे शासन की गरीबों की मदद योजना पर पानी फिर रहा है और सरकारी मिलीभगत से दबंग कोटेदार अपना राज चला रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने डीएम से तत्काल मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। गाँव के लोग हैं बहुत परेशान है, इस समय हैं, 4 महीने हो गए और अब तक राशन नहीं मिला। और वहाँ जाने के बाद अगर हम लोग मन में आता कि चले जाएं तो वो गाली गलौज करते हैं, जात सूचक प्रयोग करते हैं हमारे ऊपर। हम बताइए सर, हम कहाँ जाएं, किसके द्वार पे जाएं, हमारी मांगे पूरी किया जाए, उनका कोटा निरस्त किया जाए वहाँ से। बिल्कुल हम वहाँ से परेशान हो चुके हैं। उनके कोटा यहाँ से 40 वर्ष हो चुका है और उनके कहने का मतलब हमारा 2 बीघे बिक जाएगा खेत और हम कोटा नहीं जाने देंगे, किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। बताइए सर, हम क्या कमी आती है कोटेदार, क्या समस्या रहती है कि आप लोग निरस्त करने के लिए? यही होता है वहाँ पर, जैसे हमारा 30 किलो 35 किलो राशन है, वहाँ हमको 22 किलो मिलता है राशन। बताइए क्या करें, बताइए हम किस जगह जाएं कि हमारी मांगे पूरा किया जाए, हम किसके दरवाजे जाएं? हम लोग गरीब असहाय लोग हैं और हमें आते हैं बार बार, इतने चक्कर लगाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैलिन संबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स,
सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।